माइक ऑफ कर लो बेटा अपने। कल अपने देखा था बेटा फेराडे फर्स्ट लो, और फेराडे फर्स्ट लो क्या था अपन के पास में? फेराडे फर्स्ट लो था कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज के, कि जितना अपन चार्ज देंगे उतना ही आपके पास मास वेट डिपॉजिट होगा, और W इज इक्वल टू था Z इंटू चार्ज Q के, और Z को अपन ने कैलकुलेट किया था A अपॉन में N इंटू 96500। क्लियर? Q का मतलब होता है I इंटू T। ठीक। अब एक चीज देखना बेटा, एक चीज देखना, यहाँ पर जो A है आपके पास में, ये है मोलर मास, और N है आपके पास में वैलेंसी। N क्या है? वैलेंसी। अगर मैं पर्टिकुलर किसी सॉल्ट में बात करता हूँ, जैसे सॉल्ट लिया मैंने सोडियम क्लोराइड, तो इसमें Na टूटेगा, +1 चार्ज आएगा, इसका N कितना होगा? 1। अगर मैंने MgCl2 लिया, टूटेगा Mg2 प्लस में, इसका N कितना होगा? 2। अगर मैंने AlCl3 लिया, टूटेगा Al3 प्लस में, इसका N कितना होगा? 3। तो यहाँ पर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये N है आपके पास में, ये क्या है? एक तरीके से N फैक्टर है ना, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन। वही तो बात है। हाँ सर, बात तो सही है। क्लियर? तो ये भी अपन को पता है कि इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, जिसको अपन E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है आपके पास में मोलर मास अपॉन में N फैक्टर, या वैलेंसी भी अपन बोल सकते हैं। हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मूले में अपन लिखेंगे W इज इक्वल टू E अपॉन में देखो बेटा, तो बेसिकली आपके पास में ये 4 फॉर्मूले बन सकते हैं, 3 फॉर्मूले, कोई से भी अपन लगा सकते हैं। क्लियर? W का मतलब डिपॉजिटेड वेट, I का मतलब कितना करंट अपन ने पास किया है, T का मतलब कितने टाइम तक अपन ने पास किया है, A का मतलब सब्सटेंस का मोलर मास कितना है, N का मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है। क्लियर? करें क्वेश्चन 1? यस सर। पूरा फोकस करना बेटा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required in Coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O2 O2, second 1 mole of ferrous oxide to ferric oxide। कीजिए बेटा।
बेटा कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया, बस स्टार्ट ही किया, क्वेश्चन ही किया अपन ने, है ना। ज्यादा नहीं पढ़ाया बेटा अभी। और वीडियोस कर दो बेटा। हो गया बेटा। गाइस हो गया। इतना वैसे टिपिकल नहीं है। और अगर किसी एलिमेंट की दो से ज्यादा वैलेंसी होगी तो हम उसमें कौन सी वैलेंसी लेंगे उसकी? जो भी काम आ रही है। पहला बोला गया आपसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि वाटर टू ऑक्सीजन। ठीक है, हमें ये पता है कि 2H2O जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, O2 में। साथ में आता है 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाटर की सबको आती होगी बेटा, है ना। यस सर। है ना। तो यहाँ पर आपके पास में कितने फेराडे चार्ज निकल रहा है? 4। 4 फेराडे चार्ज। कितने? 4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 फेराडे। उसने बोला हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, तो अपन बोल सकते हैं 4 फेराडे। 4 फेराडे का मतलब 4 इंटू 96500 कूलम। ठीक, लेकिन ये जो आ रहा है आपके पास में कितने में आ रहा है बेटा? ये जो आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा है 2 मोल वाटर में, और उसने बोला है 1 मोल वाटर। तो 1 मोल वाटर में कितना होगा? हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 मोल वाटर के अंदर आपके पास में 2 फेराडे चार्ज काम आएगा। 2 फेराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम, मतलब कि 0003198 कूलम चार्ज। इतना आएगा बेटा, हाँ है ना। सर इस वाले क्वेश्चन को फॉर्मूला से कैसे करते हैं? बेटा ये यूनिटरी मेथड से होगा। केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशन आपके पास यूनिटरी मेथड से हो जाती है। ओके सर। ये फॉर्मूले का है, इसमें कुछ है ही नहीं अपन के पास में, मोलर मास, वैलेंसी, दिस दैट, ये यूनिटरी मेथड से ही जाएगा, है ना। और इसके ऊपर वाला भी देख लो, फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड मतलब FeO से फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे इधर आपके पास में 2 आएगा, और इधर देखोगे आप तो आपके पास में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, क्योंकि एक फेरस और एक आपके पास में फेरिक है।
अब आपको ये बात पता है कि जब भी अपन रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये एक रेडॉक्स ही है ना। और रेडॉक्स में हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है, बट ये आपके पास में अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे अपन? बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका कि इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख दो कि फेरिक ऑक्साइड होगा, फेरस ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन लिया होगा और किस में कन्वर्ट हुआ होगा, Fe2O3 में। आयरन 2 है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी अपन 2 कर देंगे। अब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए आपके पास में 4, तो इस वाले को अपन हाफ कर देंगे। ठीक, तो चलो ठीक है, अपन के पास में बैलेंस आ गया। और इसका बेटा अपन कैसे लिखेंगे कि 2Fe 2 प्लस वाले कन्वर्ट हो रहे हैं 2Fe 3 प्लस में, है ना। चेक कर लो, ये भी आपके पास में 2 आयरन था और यहाँ पर भी आपके पास में 2 आयरन। आयरन तो बैलेंस होना चाहिए ना, कि 2Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है 2Fe3 प्लस में। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एक Fe2 प्लस से 3 प्लस में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो 2Fe2 प्लस में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। +2 से +3 जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 आयरन। तो 2 आयरन कितने करेंगे आपके पास में 2Fe का? क्लियर? यस सर। है ना, सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर अपन के पास में आ गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब उन्होंने बोला कितना था 1 मोल FeO2, लेकिन अपन ने तो कितना लिया है 2 मोल। तो 2 मोल के लिए कितने फैराडे चार्ज का हमारा अपन के पास में 2 फैराडे चार्ज 2 मोल के लिए। ऑब्वियसली 1 मोल के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड से करेंगे तो 1 फैराडे। तो 1 मोल के लिए अपन के पास में लगेगा 1 फैराडे चार्ज, है ना। 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम, क्योंकि उसने क्वेश्चन अपन से ये पूछा कितने कूलम चार्ज लगेगा, इतना लगेगा भैया। कर सकते हैं? आ गया समझ में? एक बार ये वापस बता दो शॉर्ट में। ये वाला वापस बताऊं, उसने अपन से बोला कि FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O में। फेरस फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास में फेरस ऑक्साइड में चार्ज कितना होता है बेटा Fe2 प्लस, और यहाँ जो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है इसका चार्ज कितना होता है Fe3 प्लस। बट फेरिक ऑक्साइड राइट हैंड साइड में कितना है आपके पास में 2 है आइटम, तो इसके भी कितने लेने पड़ेंगे 2। अब अपन को ये बात पता है कि Fe2 प्लस से जब Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 2Fe2 प्लस से 2Fe3 प्लस में कन्वर्ट होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, है ना। यस सर। तो ऑब्वियसली अपन बोल सकते हैं कि भैया 2 जब कर रहे हैं अपन 2 मोल्स फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अपन के पास में 2 फैराडे चार्ज का हमारा है। लेकिन उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है उसने 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, सिर्फ एक ही मोल लेना है अपन को। तो 1 मोल लेना है, तो यहाँ पर 1 मोल फेरस ऑक्साइड को जब फेरिक ऑक्साइड में काम लेंगे अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितने फैराडे चार्ज काम आएगा 1 फैराडे, मतलब कि 96500 कूलम। क्लियर? क्योंकि FeO यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर आपको 2 मोल ले लिया था, लेकिन कैलकुलेशन तो कितने के लिए करनी थी 1 मोल के लिए। लेकिन रेडॉक्स कैलकुलेशन हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के साथ ही होती है,
बैलेंस के साथ ही होती है। तो पहले आप स्टैंडर्ड में बैलेंस करोगे, फिर जितना भी उसने बोला उसके लिए यूनिटरी लगा देंगे, है ना। एक क्वेश्चन और करो बेटा, पहले हमेशा बैलेंस करा करो, उसके बाद में जितना भी वो बोलता है यूनिटरी लगा दो। जहां पे लग सकता है, जहां पे फॉर्मूला लग सकता है फॉर्मूला लगाओ। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, in term of Faraday is required to produce first 20.0 gram of calcium from molten calcium chloride, and second 40.0 gram of aluminium from molten Al2O3। ये दो क्वेश्चन कीजिए बेटा। हो गया बेटा। कुछ तो होगा। Yes, sir. यस सर, बस होने वाला है। Sir, 2/5 per day.
ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन। बहुत बहुत ही सिंपल है। हाँ, So 1 Faraday first वाले का. So 1 Faraday. Yes, sir. First one. आपको पता है कि Ca2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास में ये 1 मोल है तो इसको कितने मोल देना पड़ेगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे। तो ये आपके पास में 40 ग्राम बनाता है ना? कैसे होता है ना बेटा? Yes, sir. गुड। सर डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. और हाँ, करने में कर सकते हैं। अपन को कितना बनाना है? 20 ग्राम। तो कितना लेना पड़ेगा? 1 फेराडे। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कि आपको ये भी पता है कि W इजिकल टू A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू Q होता है। उसने पूछा चार्ज कितना देना है, Q कितना देना है अपन को। 20 ग्राम के लिए मोलर मास कितना है? 40। N की कितनी वैल्यू है आपके पास में? 2. कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है ना? ठीक है, इंटू 96500 इंटू Q। 2 ऊपर शिफ्ट होगा, 40 ये नीचे आएगा, 40 ये ऊपर जाएगा, 96500 इक्वल टू Q। Q इज इक्वल टू 96500 कूलम, मतलब कि 1 फैराड। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? और नेक्स्ट है आपके पास में 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 40 ग्राम एल्यूमिनियम टू फॉर्म मोल्टन Al2O3। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम, मतलब फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट अगर चाहें तो। अपन तो पढ़े लिखे हैं, कितनी बार यूनिट लगाएंगे। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जहाँ पे लग रहा होगा। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 96500 इंटू Q। 3 से 27 9 टाइम्स 40 अपॉन में 9 इंटू 96500 इक्वल टू Q। ठीक, और इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम आएगा? 4.444। तो Q इज इक्वल टू 4.44। 96500 का मतलब फेराडे। तो टोटल कितने फेराडे? 4.44 फेराडे। दोनों क्वेश्चन सिंपल ही थे, हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. गुड 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 गुड। समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ तक का? सर एक और करवा दो. एक और कराऊं? Yes, sir. ओके। H2O2 H2O2 मतलब, चलो सोडियम क्लोराइड ले लो, सिंपल सा। सोडियम क्लोराइड में से, क्लियर, आपको 4.6 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस करना है। कितने फेराडे चार्ज तो?
हो गया सर। ये हुआ ना बेटा, Yes, sir. मतलब मैं बोल सकता हूँ 23 ग्राम Yes, sir. बनेगा कब, जब मैं 1 फराडे दूंगा। तो 4.6 बनेगा कब, जब मैं 1 फराडे डिवाइडेड बाय 23 इंटू 4.6 दूंगा। Yes, sir. Yes. है ना? हेलो, W इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू Q। ठीक, W कितना चाहिए अपन को, 4.6। मोलर मास सोडियम का 23 होता है, वैलेंस सोडियम की 1 होती है, इंटू 96500 इंटू Q। Q इज इक्वल टू 4.6 अपॉन में 23 इंटू 96500, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 96500, मतलब कि 0.2 फैराडे। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. सिंपल है, Yes, sir. बहुत Yes, sir. सिंपल हाँ, है, sir. कुछ भी टिपिकल नहीं है बेटे, इसमें बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये थे आपके पास में फैराडे के फर्स्ट लॉ। इसमें अपन देखो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से। W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल टू A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल टू E अपॉन में 96500 आई इंटू टी। क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? सबसे फर्स्ट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि Q। वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि W। ठीक है, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करंट आ रहा है, I। कितने टाइम के लिए दे रहे हैं अपन, T कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा, A कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्सटेंस की वैलेंसी क्या होगी, मतलब कि N कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सब्सटेंस का आपके पास में इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मतलब कि E कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है ना। Yes, sir. एक कितने छोटे से फॉर्मूले से कितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी आपको वो दे सकता है। समझ गए बेटा? Yes, sir. सिंपल है, टिपिकल है? Simple. अब तो क्वेश्चन मिलेगा तो बना तो दोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट इज फेराडे सेकंड लॉ। पूरा फोकस करना बेटा। फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे सेकंड लॉ बहुत सिंपल लॉ था कि अपन अगर सपोज डेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, किसको बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को
सीरीज में कनेक्ट कर दें, किस में कनेक्ट कर दें? सीरीज में। सीरीज में इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, बस मुझे ये बता दीजिए। बोलो बेटा। तो टाइम सेम हो गया। टाइम सेम हो गया। सर रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। मैंने रेजिस्टेंस का आज तक नाम ही नहीं लिया। अपन उन्हीं 7 चीजों में बात करेंगे जो अपन ने पहले अभी जस्ट कैलकुलेट करी। करंट सेम होगा सब में। सबके अंदर करंट सेम होगा। ओके, वेरी गुड। टाइम सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। अलग अलग होगा। सेम होगा। सेम होगा। सेम ही होगा ना बेटा। जब सीरीज में कनेक्ट कर रखा है अपन ने सेलों को, फर्स्ट वाले को अगर कैथोड से लगाएंगे तो लास्ट वाले को एनोड से लगाएंगे, और फिर जितने भी बीच वाले हैं उनको वायर से अपन जोड़ देंगे। क्लियर? तो ये आपके पास में अलग अलग सेल अपन ने किस में जोड़ दिए? सीरीज में जोड़ दिए। अब मानिए यहाँ पर सपोज दैट सब्सटेंस 1 था, यहाँ पर सपोज दैट सब्सटेंस 2 था, यहाँ पर सपोज दैट सब्सटेंस 3 था। 3 अलग अलग थे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पर सोडियम के आयन थे, यहाँ पर मैग्नीशियम के आयन थे, और यहाँ पर एल्यूमिनियम के आयन थे। क्लियर? तो अपन ये बोलेंगे कि करंट जो पास हो रहा है वो तो सबके अंदर क्यू चार्ज ही जा रहा है, मतलब सबके अंदर करंट जितना भी आएगा और जितने टाइम तक आएगा वो सबके लिए इक्वल होगा। हाँ या ना? यार बात तो सही है ना? सही बात है ना बेटा? यस सर। गुड। करंट जो जा रहा है वो सबके अंदर सेम जा रहा है। तो अगर सपोज दैट बिल्कुल ध्यान से, जब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है और सेम चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, तो उस कंडीशन में डिपॉजिटेड वेट जो यहाँ पर सोडियम का होगा, यहाँ पर जो आपके पास में मैग्नीशियम का होगा, और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का होगा, डिपॉजिटेड वेट W। क्लियर? और इनका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास में एक रिलेशन आता है। डिपॉजिटेड वेट और इक्विवेलेंट वेट में एक रिलेशन आता है, और रिलेशन क्या होता है कि W1 अपॉन में E1 बराबर होता है W2 अपॉन में E2 के, बराबर होता है W3 अपॉन में E3 के। जितने भी आप सेल को कनेक्ट करेंगे उनका इस टाइप से चलता रहेगा, मतलब वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। मास। तो ये वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास कभी पढ़ा है आपने? सर नॉर्मलिटी में पढ़ा था, सर याद आ रहा है हमें। यस हमने पढ़ा था Yes. ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ग्राम इक्विवेलेंट को बोला था सर अपन ने गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके पास में? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, है ना? यस सर। तो अपन ये बोल सकते हैं फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि जब सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल आते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आते हैं बेटा उनके? इक्वल। क्लियर? ये अपन बोल सकते हैं रेशियो ऑफ
वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑलवेज इक्वल होता है। देखो डिपॉजिटेड वेट इक्वल नहीं होता, डिपॉजिटेड वेट इक्वल नहीं होता, ना ही इक्विवेलेंट उनका इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है। क्लियर? ना ही उनके पास में बेटा इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो इक्वल होता है डिपॉजिटेड मास का, और इक्विवेलेंट मास का रेशियो इक्वल होता है। मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट सबके कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? गाइस यस सर। कुछ तो बोलो करो बेटा। समझ नहीं आया। यस सर। यस देखो सर। देखना बेटा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 2 सेल कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें डाला मैंने सोडियम क्लोराइड, इसमें डाला मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चार्ज दिया मैंने कितना? Q। ठीक, क्लियर बेटा? यस अब सर। चार्ज दोनों ही सेल में कैसा जा रहा है? सेम जा रहा है। इसमें भी सेम जा रहा है और इसमें भी सेम जा रहा है। कितना ही चार्ज जा रहा हो, चाहे आपके पास में 1 फैराडे जा रहा हो तो दोनों में 1 फैराडे होगा, 2 फैराडे होगा तो दोनों के अंदर ही 2 फैराडे होगा, है ना? सेम चार्ज पास हो रहा है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ ना कुछ सोडियम डिपॉजिट होगा, और यहाँ पर आपके पास में मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। सोडियम के लिए आपके पास में जो डिपॉजिट होगा वो वेट होगा WNA, और मैग्नीशियम जो डिपॉजिट होगा उसका वेट होगा WMG। कुछ भी वेट आ सकता है क्योंकि चार्ज अपन को पता नहीं है कि कितना चार्ज आ रहा है, तो अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, अपन ने तो क्यों माना है इसे। ठीक, सोडियम का आपके पास में इक्विवेलेंट मास जो कि होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास जो कि होता है आपके पास में मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। सोडियम का कितना होगा बेटा? सोडियम का मोलर मास 23 अपॉन में वैलेंसी 1। 1 मोलर मास मैग्नीशियम का 24, वैलेंसी 24 कितनी? 2 2। तो WNA अपॉन में 23/1 इक्वल टू होगा WMG 24/2। तो ये हो जाएगा आपके पास में WNA अपॉन में 23 इक्वल टू WMG अपॉन में 12। तो WNA अगर आपसे पूछा जाए, कहाँ लिखूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ऊपर। अगर आपसे WNA पूछा जाए तो WNA आएगा आपके पास में WMG अपॉन में 12 इंटू 23। यस सर। क्लियर? क्योंकि आपके पास में जब फेराडे ने रिसर्च करी, फेराडे ने क्या किया बेटा? रिसर्च किया कि जब सेल आपके पास में सीरीज में कनेक्ट थे तो उनके अंदर जब अलग अलग उन्होंने सब्सटेंस डाले, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाले और वहां पे सेम चार्ज पास कराया। क्या किया? जब सेम चार्ज पास कराया तो कैलकुलेशन उन्होंने करी, और कैलकुलेशन करने के बाद में उनको क्या पता लगा कि सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स, मतलब कि गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इक्वल आ रहे हैं कैलकुलेट करने पर। इस पर कैलकुलेट करना, समझना कैसे किया होगा उन्होंने।
सेल फर्स्ट का डिपॉजिटेड वेट निकाला हुआ, क्लियर। सेल फर्स्ट का डिपॉजिटेड वेट निकाला WNA, और फिर उसका इक्विवेलेंट मास निकाला, क्लियर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाला गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास से, उसको रख लिया उठा करके, भाई कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। सेल 2 पर गया वो, सेल 2 पर उन्होंने वेट निकाला जो डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस, फिर उसका इक्विवेलेंट मास निकाला, फिर उसका ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाला, फिर वो भी सेम आया। फिर थर्ड का किया, फोर्थ का किया, फिफ्थ का किया, सबका सेम आया। तो फाइनली जो फेराडे अंकल थे अपन के पास में, वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे? वो पहुंचे होंगे कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substance deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent masses. मतलब कि W1 अपॉन में E1 बराबर होगा W2 अपॉन में E2 के, दो से लगा रहा तो when same quantity of electricity is passed through different electrolyte, the amount of different substance deposited at the electrolyte is directly proportional to their equivalent mass. मतलब जो फॉर्मूला जो अपन ने ऊपर लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग है, W1 is directly proportional to E1, W2 is directly proportional to E2. हम बोल सकते हैं W1 अपॉन में W2 इक्वल टू E1 अपॉन में E2, एक ही बात है, कैसे भी घुमा लो। सर ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है आपके पास में गिवन मास मतलब कि वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है आपके पास में मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर मतलब वैलेंसी बोलेंगे अपन जब सोल्ट यूज में लेंगे तो। सर ये जो फेराडे के दोनों लॉ थे, ये नॉन मेटल्स पर भी अप्लाइड थे क्या? बेटा इलेक्ट्रोलाइट में अपन यहाँ पर मेटल ही डाल रहे हैं, नॉन मेटल पे भी अप्लाई हो जाते हैं, है ना, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस होना चाहिए बस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस पर अप्लाई होता है। तो आप किसी का भी कराओ, एसिड का, बेस का, मेटल का, नॉन मेटल का, किसी का भी कराओ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है बेटा? यस समझ में आया कुछ? यस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो लिखा हुआ है ना फेराडे सेकंड लॉ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लर्न करना बेटा अच्छे से, ठीक है? क्वांटिटी सेम कैसे होंगे ये समझ नहीं आया। क्या? सो वो जो डिपॉजिटेड सब्सटेंस होंगे अलग अलग
हाँ। इलेक्ट्रोड्स पे वो सेम कैसे होंगे ये समझ नहीं आया। डिपॉजिटेड सब्सटेंस होंगे इलेक्ट्रोड्स पर, वो सेम कैसे होंगे? ये यस सर। मैंने कहाँ बोला ये? सर इक्विवेलेंट मास ऐसा कुछ बोला था, वो सेम होगा। मैंने ये नहीं बोला आपसे कि डिपॉजिटेड वेट सेम होंगे या उनके इक्विवेलेंट मास सेम होंगे। मैंने आपसे ये बोला है कि फेराडे ने जब सेल्स को एक सीरीज में कनेक्ट किया, एक सीरीज में उन्होंने सेल को कनेक्ट किया। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस डाल रखा है सोडियम और यहाँ पर डाल रखा है मैग्नीशियम, जिनों का इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ सोडियम आकर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ पर कुछ मैग्नीशियम आकर डिपॉजिट हो जाएगा। समझना पूरे ध्यान से, पूरा फोकस करके। मैंने आपसे ये नहीं बोला है, ये नहीं बोला, ना ही फेराडे ने बोला कि वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ मैग्नीशियम के। ये नहीं बोला। ना ही हमने ये बोला है कि इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का मतलब गिवन मास अपॉन में n फैक्टर सोडियम का और मैग्नीशियम का बराबर होगा। ये भी नहीं बोला। तो बोला क्या सर आपने? मैंने बोला है आपसे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हो जाता है मैग्नीशियम। ग्राम इक्विवेलेंट क्या इक्वल हो जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? ऊपर से डायग्राम हटा रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? गिवन मास का मतलब W सोडियम, गिवन मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, अपॉन में इक्विवेलेंट मास मतलब कि E सोडियम बराबर होगा W mg के अपॉन में EMG के, या फिर अपन बोल सकते हैं WNA अपॉन में WMG इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दे और कुछ नहीं, ऐसे ही बोल सकते। और ये कैसे पता लगा? ये कैसे किया? ये जब एक्सपेरिमेंट किया होगा एक एक सेल का, तो हर एक सेल का उन्होंने ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, हर एक सेल का ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया और वो सेम आ रहा था। सर रेशियो भी इक्वल आएगा रहने का। क्या बेटा? रेशियो भी इक्वल आएगा फिर तो। ये रेशियो ही तो होता है। सेम होने का मतलब रेशियो इक्वल हो गया। सर पर जब गिवन मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल नहीं है तो रेशियो किस वजह से इक्वल आता है? गिवन मास और सर वो इक्विवेलेंट मास इक्वल ही नहीं है तो सर रेशियो कैसे किस वजह से इक्वल आता है? किसने बोला कि गिवन मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल नहीं होते? समझना मेरी बात को बेटा। दो सब्सटेंस इक्वल नहीं है, फिर भी उनका रेशियो इक्वल होता है, फिर भी उनका रेशियो इक्वल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे कि एक लड़की है, क्लियर, जिसका वेट 40 kg है। कितना है? 40 kg, क्लियर। और इसकी हाइट है ओनली 2 फीट। कितनी है? 2 फीट की, छोटी सी। और एक लड़की है जो कि 60 kg की है।
और इसकी हाइट है 3 फीट। एक लड़की है जो है आपके पास में 80 kg की, और इसकी हाइट है बेटा आपके पास में 4 फीट। मैंने बोला आपसे कि इन सबका वेट और हाइट में रेशियो बताइए, तो आप बोलेंगे 80 डिवाइडेड बाय 40 20, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 60 डिवाइडेड बाय 3 20। तो मैंने क्या बोला, इनका रेशियो है ना सबका सेम है, ना कि मैंने ये बोला कि इनकी हाइट सेम है, ना ही मैंने ये बोला कि इनका वेट सेम है। मैंने क्या बोला, इनका वेट अपॉन हाइट रेशियो सेम है। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ना तो इनका वेट सेम है ना ही इनकी हाइट सेम है, फिर इनका रेशियो कैसे सेम हो रहा है? वो रेशियो है ना बेटा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 5th कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज के रेशियो सेम हो सकते हैं। ओह माय गॉड सर, क्लास 5th में हम इतने छोटे थे ना कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता था। नहीं सर ये तो पता है, पर ये तो सिर्फ लिमिटेड केस के लिए होगा ना, हर केस के लिए possible नहीं है। किसके लिए? सर ये तो बस लिमिटेड केस के लिए होगा ना, हर केस के लिए कैसे पॉसिबल होगा? हर केस के लिए पॉसिबल है ना बेटा, हर केस के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप ग्राम इक्विवेलेंट पे काम कर रहे हो। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास होता है, जो कि सीरीज में कनेक्ट करने पर हमेशा सेम आएगा। समझो मेरी बात को, हर केस के लिए इसलिए पॉसिबल होता है बेटा, हर केस के लिए इसलिए पॉसिबल होता है कि कभी भी आप इक्विवेलेंट मास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी एन फैक्टर। अब दुनिया के हर एक सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स है, उसकी वैलेंसी भी फिक्स है ना। कोई सी भी ले लो आप, चाहे फेरस लोगे तो बोलोगे 2 आती है सर, फेरिक लोगे तो बोलोगे सर वैलेंसी 3 आती है, सोडियम लोगे तो वैलेंसी 1 आएगी सर, क्यूप्रस लोगे तो वैलेंसी सर आपके पास में +1 आएगी, क्यूप्रिक लोगे तो +2 आएगी। सबकी फिक्स होती है, लेकिन दुनिया में किसी का भी वेट फिक्स थोड़ी ना होता है। हाँ या ना, कि इतना ही ग्राम सोडियम आके चिपकेगा या इतना ही एल्यूमिनियम भाई आपके पास में 0.1 ग्राम भी सोडियम आके चिपक सकता है। इस डिपेंड ऑन चार्ज, कितना चार्ज दे रहे हो आप। आपके पास में 1 किलो सोडियम भी आके चिपक सकता है। इस डिपेंड ऑन चार्ज, कि कितना चार्ज आप दे रहे हो। हाँ या ना, बोलो। यस सर। और कल भी अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसका मैंने बोला था आपसे कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, है ना। यस सर। Yes, sir. जिसमें मैंने बोला था कि सोडियम का ज्यादा आ रहा है मैग्नीशियम से, उसका ज्यादा आ रहा है एल्यूमिनियम से। डिपॉजिटेड वेट सेम चार्ज पर क्यू के साथ था, सबके लिए सेम था। हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर। अब एक चीज बताओ, सोडियम का जब वेट ज्यादा होगा, सोडियम का मोलर मास 23 वैलेंसी 1, क्लियर। मैग्नीशियम का W मतलब कि डिपॉजिटेड वेट थोड़ा कम होगा, और इसका कितना आएगा 24/2। और एल्यूमिनियम का W और भी कम होगा, और इसका कितना आएगा आपके पास में 27, और इसकी वैलेंसी होती है 3। तो सोडियम का आएगा आपके पास में Na डिवाइडेड बाय 3, इसका आएगा W मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 12, और W एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 9। तो एक चीज बताओ, जब अपन छोटी टर्म से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर बड़ा आता है क्या? यस Yes. सर। Yes, sir. है ना। और उनके अकॉर्डिंग ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये और भी छोटा है। तो ये बैलेंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते तीनों? ये हो गए सर। बिल्कुल बैलेंस हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि इनका वेट जो है ना वो सेम नहीं है, वेट सबका अलग अलग है। तो इस अकॉर्डिंग ये अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो सर बात तो सही है, थोड़े बहुत हमारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, इसमें सर आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। क्लास 5th में जब मैडम पढ़ा रही थी हमारा ध्यान ही नहीं था बोर्ड पर, बाकी सब तरफ था। क्लियर है बेटा?
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड बेटा, यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके 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 बेटा, बाय। Bye, sir. इसके ऊपर Yes, मैं sir. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जेई और नेट की क्लास नहीं है बेटा, अनाउंसमेंट डाल देना, है ना? क्लियर? रिकॉर्डिंग बेटा वही डाल दूंगा तो, है ना? सर नोट्स जेई और नेट की क्लास नहीं है बेटा। नोट्स के लिए मैं एक है ना आपके पास अभी शीट अपलोड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? Yes, sir. मेरे टेलीग्राम चैनल पे कर दूं, वहां से उठा लोगे, यस सर। है ना? टेलीग्राम चैनल पे एक में एग्जाम आइडिया की एक चैप्टर की शीट अपलोड कर रहा हूँ बेटा। अच्छी है, क्वेश्चन अच्छे हैं। कर दो क्या बेटा? सब बैच में कर दो ना। यस सर। टेलीग्राम नहीं चलाते क्या बेटा आप? सर दोनों में कर दो। नो सर। नो सर। चलाते हैं नो सर। सर। नो चलाते हैं। सर। रुको बेटा, रुको। सर दोनों में कर दो। यस सर, यस सर दोनों में कर दीजिए। करो सर, कल कर दो। टेलीग्राम चलाने के लिए घर वाले मना करते होंगे ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। और स्नैपचैट के लिए तो करते ही नहीं हो, हाँ? पता ही नहीं उन्हें। फोटो खींचते हैं इसमें बस बच्चे। सर आ गया सर। बस बेचारे बच्चे फोटो खींचते हैं, उससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं। यस सर। यस सर। वीडियोस भी अपलोड कर देना। लोग तो ये सोचेंगे ना बच्चे बहुत सीधे हैं। पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ रहे हो तो वो तो खुद ही सर जानते आ हैं। गया टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आ गया, मैं उसमें भी डाल रहा हूँ बेटा। स्टडी मटेरियल में, बैच के अंदर, केमिस्ट्री में, एक केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा बेटा आपको, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से डाल रहा हूँ मैं। मिल गया बेटा, बैच के अंदर आ गया। यस सर। कहाँ से आ गया? अपलोड ही नहीं हुआ यहाँ तो। सर नहीं आया अभी। टेलीग्राम पे आ गया। बिना देखे बोल रहे। अब हुआ अपलोड, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ओके बाय, गुड नाइट, Yes, टेक sir. केयर, स्वीट ड्रीम्स। बाय सर। सर कल टेस्ट की वजह है। कल सर। टेस्ट बेटा आपका सुबह मॉर्निंग में 10:30 कल- पर है, क्लियर? कितने पे? और 10:30 यस सर। कब तक है सर? 11:30। 11:30। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जल्दी हो जाएगा। बाय। नहीं।